सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 31 जुलाई 2026। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे 14 अरब और मुस्लिम मुल्कों की मिलिट्री आई साथ, रेड सी में हूथियों और ईरान के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी। हूथी लीडर का सऊदी अरब पर बड़ा हमला, कहा इराक पर हमला ग्रेटर इसराइल प्लान का हिस्सा। ईरान का बहरीन में अमरीकी एयरबेस पर बड़े ड्रोन हमले का दावा, भारी नुकसान पहुंचाने का ऐलान, तस्वीरें की जारी। ट्रंप के व्हाइट हाउस के अंदर ही बढ़ गया इख्तिलाफ, ईरान की जंग के मकसद पर अपने ही अफसरों के बीच खिंची तलवार। जॉर्डन में अमरीकी फौज के खिलाफ उठी बड़ी आवाज, अमरीकी मिलिट्री को लात मारकर बाहर निकालने की मजबूत लोगों ने उठाई मांग। हमास के हथियारों वाले फॉर्मूले पर इसराइल ने लगाया बड़ा पेच, क्या नई शर्तों से फिर अटक गया सीजफायर, बताएंगे हम। और स्पेन की सरहद पर फिर माइग्रेंट्स का सैलाब, मोरक्को से हजारों लोग समंदर पार करके पहुंचे स्पेन, मिलिट्री तैनात, हालात खराब। जितनी भी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें। ईरान की तो कई ज्यादा खबरें हैं, कई और हम लोग की है, हेडलाइंस सिर्फ एक की थी। शुरुआत करते हैं शो की। मिडिल ईस्ट की जंग में अब अरब और मुस्लिम मुल्क भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं और 14 मुल्कों ने मिलकर एक नया मिलिट्री अलायंस यानी फौजी इत्तेहाद बना लिया है। इस नए मिलिट्री अलायंस का मकसद समंदर में जहाज़ों की हिफाजत करना है और अगर किसी जहाज़ पर किसी का भी हमला हुआ तो ये तमाम मुल्क मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। 30 जुलाई की देर रात सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने 43 मुल्कों और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों की मौजूदगी में एक नया मल्टी नेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोएलिशन कायम करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कोएलिशन को अब तक 14 मुल्कों की हिमायत हासिल हो चुकी है, जिनमें कुवैत, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, जॉर्डन, मिस्र, सूडान, सोमालिया और जिबूती भी शामिल है। जिबूती वहीं रेड सी के पास है। बताया गया है कि ये मिलिट्री अलायंस रेड सी, बाब अल मंदब और गल्फ ऑफ अदन में इंटरनेशनल शिपिंग, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ग्लोबल व्यापार की हिफाजत करेगा। ख़ास बात यह है कि अमेरिका भी इसमें शामिल है। हिफाजत किससे होगी? हूथीज़ के हमलों से। कहने को तो ये अलायंस हूथीज़ के हमलों के जवाब में बनाया गया है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर यही इत्तेहाद रेड सी से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की कार्रवाइयों के मुकाबले में भी इस्तेमाल किया जाए। यानी अब समंदर में सिर्फ जहाज़ नहीं चलेंगे, बल्कि अलग अलग फौजी इत्तेहाद, अलग अलग मिलिट्री अलायंस आमने सामने नज़र आ सकते हैं। अगर हालात इसी तरह आगे बढ़े तो मुमकिन है कि अरब मुल्क ईरान और ईरान के हिमायती ग्रुप्स सीधे टकराव की तरफ बढ़ जाएं, आमने सामने आकर। और यही वो मंजर है जिसका इंतज़ार कुछ बड़ी ताकतें लंबे अरसे से करती दिखाई दे रही हैं। आखिर में भाई से मिला नुकसान फिर भाई ही उठाएगा, और यही इस पूरी सूरत हाल का सबसे अफसोसनाक पहलू है। ऐसे में दिल में ख्याल ये भी आता है कि क्या इन मुल्कों को फ़लस्तीन, ख़ासकर गज़ा में कत्ल व गारत रोकने के लिए ऐसा कोई अलायंस बनाने का आइडिया पहले क्यों नहीं आया? क्या ये वहाँ ऐसा अलायंस नहीं बना सकते जहाँ अमेरिका इनके साथ नहीं बल्कि इनके सामने खड़ा हो? आज की तारीख में ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका के सामने अगर कुछ मुल्क तनकर खड़े हो सकते हैं तो इस खित्ते से, इधर से, वेस्ट एशिया से सिर्फ ईरान का नाम ही निकलकर सामने आएगा उन मुल्कों में जिसने अमेरिका के झाग छुड़ा रखे हैं और सामने झुकने से इनकार कर दिया है। ये मिलिट्री अलायंस गड़बड़ होगी, अब देख लीजिएगा समंदर में। बढ़ते हैं आगे। यमन के हूथीज़ के सुप्रीम लीडर ने अब सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ सबसे सख्त बयान दे डाला है और कहा है कि इराक पर हुआ हमला दरअसल ग्रेटर इसराइल प्लान का हिस्सा है। हूथीज़ के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने अमेरिका और सऊदी अरब के मुश्तरका हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये कार्रवाई पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की इसराइल और अमेरिका की कोशिश का हिस्सा है। 30 जुलाई की रात अपने टेलीविज़न खिताब में अब्दुल मलिक अल हूथी ने इल्ज़ाम लगाया कि इराक, उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस और रेजिस्टेंस के साथ जो किया है सऊदी अरब ने वो गलत है और बड़ी साजिश का प्लान है, बड़ी साजिश का हिस्सा है। साथ ही ये भी कहा अब्दुल मलिक अल हूथी ने कि हम यमन के एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पर नहीं बल्कि तमाम यमन की तरफ से इराक के साथ खड़े हैं। हूथी लीडर ने कहा कि जो भी अरब हुकूमतें इस प्लान का हिस्सा बन रही हैं वो अपनी आवाम और पूरे इलाकों के मुफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। अब्दुल मलिक अल हूथी ने
ये दोहराया कि यमन की नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी वाली स्ट्रेटजी जारी रहेगी और सऊदी अरब के खिलाफ समंदरी दबाव कम नहीं किया जाएगा। यानी एक तरफ रेड सी में व्यापार ठीक से चलाने के लिए जहाज़ों को महफूज रखने के लिए एक मिलिट्री अलायंस बना है, दूसरी तरफ हुथीज़ के सुप्रीम लीडर का ये बयान है कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो दबाव बनाने की स्ट्रेटजी उन्होंने शुरू की है वो ख़त्म नहीं होगी। इट मीन सऊदी आने जाने वाले जहाज़ ठोके जाएंगे। अब देखना है कि अगर हुथीज़ ऐसा करते हैं तो फिर ये मिलिट्री अलायंस क्या करता है। बढ़ते हैं आगे खबरें ईरान की। ईरान ने एक बार फिर अमेरिकी मिलिट्री अड्डे पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया है और इस बार निशाना बना है बहरीन में मौजूद अमेरिका का सबसे अहम एयरबेस। ईरान का कहना है कि उसने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमला करके अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। 30 जुलाई की रात ईरान की आर्मी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि ऑपरेशन थंडर के 26वें फेज में एडवांस अटैक ड्रोन्स के जरिए शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी की गई हैं। ईरान का दावा है कि हमले में एयरबेस के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम और कई एडमिनिस्ट्रेटिव व सपोर्ट बिल्डिंग्स तबाह कर दी गईं, जिससे अमेरिका की रीजनल मिलिट्री सलाहियत को बड़ा झटका पहुंचा है। इससे पहले कल 30 तारीख को हमने आपको बताया था कि जॉर्डन और कुवैत पर हमला किया है ईरान ने। ईरान के मुताबिक ये कार्रवाई जो बहरीन में हुई वो ब्रिगेडियर जनरल माजिद काज़िमी की मौत का इंतकाम थी, जो अमेरिकी इसराइली हमलों के दौरान मारे गए थे। अपने इस बयान में ईरान ने कहा कि अमेरिका ने इस एयरबेस को कई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से महफूज बना रखा था, लेकिन इसके बावजूद ईरानी ड्रोन्स अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। अगर ड्रोन्स पहुंच रहे हैं तो मिसाइलों को कौन रोक पाएगा, या फिर ड्रोन्स को रोकने की कोशिश ही नहीं की गई। दोस्तों, शेख ईसा एयरबेस को फारस की खाड़ी में अमेरिका के सबसे अहम फौजी ठिकानों में शुमार किया जाता है, जहां से जासूसी करने वाले एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन ऑपरेशन चलाए जाते हैं। अब एक सियासी खबर सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर अब बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जंग को लेकर व्हाइट हाउस के अंदर ही बड़ा इख्तिलाफ पैदा हो गया है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सीनियर अफसरों पर बुरी तरह भड़क गए हैं, क्योंकि कोई भी अफसर ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर इस जंग का असली मकसद क्या है, अमेरिका को हासिल क्या करना है। NBC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान ट्रंप ने अपने टॉप अफसरों पर सख्त गुस्सा जाहिर किया और मीटिंग में ऊंची आवाज़ में नाराज़गी भी दिखाई, यानी चीखे और चिल्लाए। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के अंदर अब तक इस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका है कि ईरान के खिलाफ जंग किस वजह से लड़ी जा रही है। कुछ लोग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वजह बता रहे हैं, कुछ के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे बड़ा मसला है, जबकि दूसरे अफसर ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को असली निशाना मान रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग चक्करगिन्नी हो गया है, वो डिस्टर्ब हो गए हैं। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग तो लड़ रहा है, लेकिन उसके अपने सीनियर अफसर ही अब तक एक राय पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इस जंग का आखिरी मकसद क्या है, हासिल क्या करना है, बेड़ू पता ही नहीं चल रहा है। 30 जुलाई की रात अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी करके कहा था कि जॉर्डन पर हमले के दौरान ईरान के हर मिसाइल रास्ते में रोक दी गई और ईरान जितने तबाही के दावे कर रहा है सब झूठे हैं। लेकिन अब ईरान ने ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जो उस दावे पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल मैं आपको बता दूंगा, तस्वीरें आप देख लीजिए, एरो रॉकेट बने हुए दिख रहे हैं। 30 और 31 जुलाई की रात आई खबर के मुताबिक ईरान की IRGC का कहना है कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर 30 जुलाई को हुए हमले में बड़ा नुकसान हुआ था। अमेरिका के 3 फाइटर जेट तबाह हुए थे, कई लूले लंगड़े हो गए थे और अब ईरान ने इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी दुनिया के सामने रख दी हैं कि देखो वो भाड़, यहीं से हमारी मिसाइल अंदर घुसी थी हैंगर में। IRGC ने कई नई तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि जॉर्डन के मुवाफ़क़ सल्ती एयरबेस में मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट्स के एक बड़े मेंटेनेंस हैंगर को उसके मिसाइल हमले में सीधा नुकसान पहुंचा था। ईरान का कहना है ये वही हैंगर है जहां अमेरिकी जंगी जहाज़ों की मरम्मत और सर्विसिंग की जाती थी और तस्वीरों में उसकी छत और अंदरूनी हिस्सों पर साफ तबाही दिखाई दे रही है। दोस्तों, इससे पहले अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा था कि ईरान की सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई थी और एयरबेस के अंदर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब IRGC का कहना है कि ये तस्वीरें उसी अमेरिकी बयान को गलत साबित करती हैं।
अपने बयान में IRGC ने कहा, बेहतर होगा कि अमेरिका सच्चाई छिपाना बंद करे और दुनिया के सामने सही जानकारी रखे, ताकि लोग खुद देख सकें कि जब हम कहते हैं कि हमलावर को फौरन सज़ा दी जाएगी तो उसका मतलब क्या होता है, यानी सज़ा दे दी गई। हालांकि अमेरिका की तरफ से अब तक ईरान की तरफ से जारी की गई इन सैटेलाइट तस्वीरों पर कोई नया ऑफिशियल रद्द अमल सामने नहीं आया है। एक बड़ी खबर है सर, सुन लीजिए, ये एक नई तरह की खबर है। अरब मुल्कों में अब अमरीकी फ़ौज के ख़िलाफ़ गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है और पहली बार उन्हें अपने मुल्क से बाहर निकालने की बाकायदा मांग शुरू हो गई है। ऐसा माहौल बनता दिख रहा है जिसमें मिडिल ईस्ट के अंदर अमरीकी फ़ौजों के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं, और इसकी शुरुआत जॉर्डन से होती नज़र आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन के सैकड़ों सियासतदानों, वकीलों, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने एक खुला खत जारी करके अपने मुल्क से अमरीकी फ़ौज को बाहर निकालने की मांग की है। खत में कहा गया कि अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी जॉर्डन की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा बन चुकी है और ये जॉर्डन को एक ऐसी जंग में धकेल रही है जिसका वो हिस्सा नहीं है। यानी कह रहे हैं जॉर्डन के लोग कि अमेरिका को लात मारकर जॉर्डन से बाहर निकालो। इस खत पर साइन करने वालों का कहना है कि अमेरिकी अड्डों की वजह से जॉर्डन की सिक्योरिटी, सियासी और इकनॉमिक सूरत हाल पर भी ख़तरा बढ़ रहा है। दोस्तों, इस दौरान ईरान की IRGC ने भी जॉर्डन की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वहाँ के ज़हीन लोगों के साफ मौक़िफ़ ने अमेरिका के लिए हालात और मुश्किल बना दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन में इस वक्त करीब 4000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं और हालिया दिनों में ईरान कई बार जॉर्डन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बना चुका है। और इसी जॉर्डन में अभी 2 हफ्ते पहले 3 अमरीकी फ़ौजी भी मारे गए थे। 30 जुलाई को भी जॉर्डन में हमला किया था, फ़ौजी मारने और एयरक्राफ्ट तबाह करने का दावा किया था ईरान ने। यानी साफ है कि अब सिर्फ मिसाइलें ही नहीं चल रही, बल्कि अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी के ख़िलाफ़ आवामी आवाज़ भी तेज़ होती दिखाई दे रही है। और अगर यही दबाव बढ़ता रहा तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पोजीशन पहले से ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। फिर कहता हूँ, जब भी आप अरब्स को कुछ कहें तो आगे एक लफ्ज़ और जोड़ दें, अरब हुक्मरान। आवाम तो बेचारी ही है, आवाम किसी तरफ है और हुकूमत किसी तरफ। बाकी अगर तमाम अरब को और आवाम को भी कोई कुछ कहे तो आप सोचिएगा फिर उसका मकसद क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने एक और अमरीकी ड्रोन गिराने का ऐलान कर दिया है और इस बार उसके टुकड़े रिहायशी इलाके में आकर गिरे हैं। ईरान की IRGC का कहना है कि मुल्क के जनूबी शहर बंदर इमाम खुमैनी के ऊपर उड़ रहे एक दुश्मन के ड्रोन को फ़ौरन निशाना बनाकर मार गिराया गया, ज़मीन का बोसा दिलाया गया। पूछा मज़ा कैसा है। अपने बयान में IRGC ने 30 जुलाई को जारी किया ये बयान देर शाम रात को। अपने बयान में IRGC ने कहा कि ड्रोन को एयर स्पेस में दाखिल होते ही ट्रैक कर लिया गया था और एयर डिफेंस यूनिट ने उसे कामयाबी के साथ पीछा करके तबाह कर दिया। ईरान के मुताबिक ड्रोन का मलबा शहर के एक मकान पर गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वो जो ड्रोन होते हैं ना अमेरिका के, बहुत हैवी होते हैं, बहुत हैवी, तो उनसे नुकसान भी हो सकता है और महंगे भी होते हैं। नुकसान तो हुआ अमेरिका का। हमने कल ही आपको बताया था, अगली खबर है, हमने कल ही आपको बताया था कि हमास अपने हथियार नई टेक्नोक्रेटिक ग़ज़ा हुकूमत की फोर्सेस के हवाले कर सकता है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्लान पर इजराइल ने ही बड़ा अड़ंगा लगा दिया है। जहाँ कल तक लग रहा था कि गज़ा में अमन कायम होने का रास्ता खुल सकता है, वहीं अब इस्राएली हुकूमत ने इस पूरे फार्मूले पर सख्त एतराज़ जता दिया है, आदत से मजबूर है। 31 जुलाई को सामने आई नई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के ज़ेरे निगरानी चल रही बोर्ड ऑफ पीस और हमास के दरमियान बातचीत में अहम पेशरफ्त, अहम डेवलपमेंट हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास कई फेज़ में चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार गज़ा में बनने वाली नई टेक्नोक्रेटिक हुकूमत की फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करने पर गौर कर सकता है। साथ ही गज़ा में मौजूद दूसरे मुसल्लह यानी कि हथियारबंद ग्रुप्स और आम लोगों से भी हथियार जमा करने का प्लान तैयार किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसराइल इस फार्मूले से भी राज़ी नहीं है। इसराइली हुकूमत का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह गैर मुसल्लह नहीं हो जाता और
गज़ा पूरी तरह डीमिलिटराइज यानी निहत्ता नहीं हो जाता, तब तक इसराइली फ़ौज गज़ा से पीछे नहीं हटेगी। तमंचा भी नहीं रहना चाहिए फ़लस्तीनियों के पास। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र, कतर और तुर्की जैसे मीडिएटर्स हमास पर इस प्लान को मंजूर करने का दबाव डाल रहे हैं, ताकि अगर समझौता रुकता है तो दुनिया के सामने जिम्मेदारी इसराइल पर आए। यानी एक तरफ हमास पहली बार हथियारों पर समझौते की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ इसराइल नई शर्तें जोड़कर अमन की राह को फिर से मुश्किल बनाता नजर आ रहा है। आज स्पेन की सरहद पर ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मोरक्को के हजारों माइग्रेंट्स एक साथ स्पेन के सियूटा इलाके में दाखिल हो गए। वैसे भी इस इलाके पर डिस्प्यूट है कहते हैं, और हालात ऐसे बन गए हैं फिलहाल वहाँ के स्पेन में नेशनल इमरजेंसी लगाने और फौजें तैनात करने की मांग उठने लगी है। दोस्तों, ये लोग समंदर के रास्ते तैरकर मोरक्को से स्पेन पहुँचे। दिलचस्प बात यह है कि मोरक्को और स्पेन के बीच समंदर का सबसे कम फासला 13 से 14 किलोमीटर का है, और इसी रास्ते को पार करके ये हज़ारों लोग स्पेन की ज़मीन तक पहुँच गए। दोस्तों, ये लोग अपने घर छोड़कर शौक से नहीं निकले हैं। ये गुर्बत, भूख, जुल्म और बेरोजगारी से भागकर सिर्फ एक महफूज और इज्जत वाली ज़िंदगी की तलाश में निकले हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे धोखा, मायूसी और टूटे हुए ख्वाबों की एक लंबी कहानी छुपी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन ने सरहद की तरफ मिलिट्री व्हीकल्स भेज दिए हैं, जबकि हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। असल मसला ये लोग नहीं है, बल्कि वो हालात हैं जिन्होंने इन्हें अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन लोगों को सिर्फ बयान नहीं, बल्कि अपने ही मुल्क में अमन, इंसाफ, रोजगार और इज्जत से जीने का हक चाहिए। कल की तरह फिर याद दिला दूं, ये उस मुल्क मोरक्को से आए हैं जिसने अमेरिका की गोद में बैठकर इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किए। अमेरिका का हामी, इसराइल का साथी बनने के बाद भी मोरक्को के दिन नहीं सुधरे। वहाँ के शाह के दिन सुधर गए होंगे, आवाम का क्या हाल है? रोजगार, दो रोटी की तलाश में दूसरे मुल्क में जान हथेली पर रखकर समंदर तैरकर दूसरे मुल्क में घुसे हैं। क्या शिनाख्त रह गई इनकी, ना अपने मुल्क के रहे ना दूसरे मुल्क के। जो आज ताकत में होकर अब्राहम अकॉर्ड्स साइन कर रहे हैं या साइन कर चुके हैं, जो आज अब भी अमेरिका से मुखालफत नहीं कर पा रहे कि आप अपने मिलिट्री बेस हटाइए। याद रखें, उनके पास जब तक ये टन टन बोल रहा है तब तक वो उनके हामी और नासिर हैं, तब तक उनके महबूब हैं, तब तक उनके दीनी, या वो कहिए कि दुनियावी खुदा हैं, माफ़ कीजिएगा, दीनी दुनियावी खुदा हैं। और उसके बाद कब उनका भी मोरक्को बन जाएगा पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। ज़बान फिसल जाए तो माफ़ कीजिए, 18-20 मिनट के बुलेटिन में नॉन स्टॉप ऐसा हो जाता है। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, ना किया और सब्सक्राइब उन लोगों से कर लीजिए ना प्लीज़। थैंक यू।